2 जून 1995 को लखनऊ में क्या हुआ था। उस समय आप लखनऊ के एसएसपी थे। क्या ये 36 का आंकड़ा था? काशीराम और मायावती ओपी सिंह को क्यों नहीं पसंद करते? 12 साढ़े 12 बजे मैंने एसएसपी लखनऊ के रूप में चार्ज लिया। मुश्किल से 3-4 घंटे हुए थे। लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत से विधायकों को मैं जानता भी नहीं था। कोई व्यक्ति जो है अभी 2 घंटे पहले आया है और उसको ये चीज़, सारी चीज़ों को एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए वो उसको बताने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है या वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स का है। किसी ने कुछ नहीं बताया। एक सडनली आई एम कन्फ्रंटेड विद अ सीवियर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। क्या हुआ था वहाँ पे? क्या वहाँ बिजली पानी काटा गया था? सिलेंडर खोलने की कोशिश हुई थी? दरवाज़ा तोड़ने की? मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है सिलेंडर के बारे में जी। और मैंने बहुत ही किस तरह अफवाहें फैलती हैं उसका मैंने जिक्र किया है। वीआईपी गेस्ट हाउस में हमला हो रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा और लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह ये सब देखते हुए सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं। आप किसी के भी स्टेटमेंट वहाँ, चाहे वो एडीएम सिटी का स्टेटमेंट हो, एसपी सिटी का स्टेटमेंट हो, एसएसपी का स्टेटमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट हो, आप किसी भी स्टेटमेंट में ये मुझे बताइए कि क्या ये लिखा गया कि एसएसपी वहाँ पर सिगरेट पीते रहे और सब काम होता रहा, लेजिस्लेटर्स का किडनैपिंग होता रहा, उनको अबडक्ट किया जाता रहा और एसएसपी मूकदर्शक बनकर बने रहे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं हटाया तो सरकार गिर सकती है। और ठीक इसके 12 महीने, लगभग 12 महीने बाद, एक हफ्ता कम, जब उन्हें अंदेशा हुआ कि सरकार गिर सकती है तो वो ओपी सिंह को वापस लखनऊ लेकर आए। और इसीलिए गेस्ट हाउस कांड की रात मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राजीव खेर का तो ट्रांसफ़र किया पर एसपी का ट्रांसफ़र नहीं किया। राजीव खेर का ट्रांसफ़र 24 घंटे के बाद हुआ। 24 घंटे के बाद हुआ। पर मुलायम सिंह यादव की कलम से हुआ। मुलायम सिंह यादव की कलम से हुआ, डेफिनेटली उनकी कलम से हुआ। लेकिन आपको लगता है कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड को और बेटर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया जा सकता था? ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि इस देश की किसी भी महिला नेता को इस तरह की जाति सूचक अभद्र गालियां देना, दरवाज़ा पीटना, धमकी देना, उसको रोका जा सकता था? अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो उस समय के जितने भी इंटेलिजेंस थे उसमें कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं था कि इस प्रकार की घटना स्टेट गेस्ट हाउस में होने जा रही है। क्या आप क्रॉस फायरिंग में फंस गए क्या? बिल्कुल, मैं क्रॉस फायरिंग में फंस गया। कि ऐसा क्या कारण था कि सारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे स्टेट गेस्ट हाउस में और उसके बावजूद मुझे सिंगल आउट किया गया। मैं आपकी किताब के अलग अलग चैप्टर से गुजर रहा था। आखिरी लाइन आपने लिखी, आई ट्राइड ऑलवेज। आपके शुभचिंतकों ने कहा ओपी सिंह जी आ रहे हैं, पूछ लीजिएगा। अब पॉलिटिक्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं क्या? अभी तक तो नहीं है। ये बहुत ही ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। नहीं, ओपन एंडेड नहीं है। मतलब राजनीति कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मली ओपी सिंह जी? बट केवल आपने भाजपा का नाम क्यों लिया? मैंने ऐसा सुना तो पूछ लिया ताकि स्पष्ट हो जाए। नहीं। आप मायावती जी से कभी मिले हैं? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का सबसे चमकीला शो है। नाम है किताब वाला। ज्ञान अर्जित करने के लिए हम अलग अलग विद्वानों के अनुभवों और प्रयोगों की तरफ जाते हैं जो हर्फ के माध्यम से कागज़ों पर दर्ज किए जाते हैं। किताब वाला में आज की किताब क्राइम, ग्राइम एंड गमशन, ये पेंगुइन से प्रकाशित किताब है। केस फाइल्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, इसे ओपी सिंह ने लिखा है। क्राइम यानी अपराध, ग्राइम यानी धूल की परत, किसी भी चीज़ पे जिस पे धुंध सी छाई हो, और गमशन मतलब एक किस्म की स्ट्रेटजी मान लीजिए, रणनीति मान लीजिए। ओपी सिंह 1983 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं और भी कुछ राष्ट्रीय बलों के मुखिया रहे हैं। इनसे हम विस्तार से बात करेंगे। किताब 8-10 चैप्टरों में विभाजित है, पर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी मेरी इसमें है कि 2 जून 1995 को लखनऊ में क्या हुआ था। हम इसे गेस्ट हाउस कांड के तौर पर पढ़ते हैं और उस समय आप लखनऊ के एसएसपी थे। अगले रोज़ मायावती की सरकार बनती है, उसके अगले रोज़ आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, बरेली के एसएसपी को लखनऊ का एसएसपी बनाया गया था। आपकी अनसेरेमोनियल विदाई होती है दूसरी दफ़ा।
इसके पहले भी आप एक बार एसएसपी रहे थे। क्या ये 36 का आंकड़ा था? काशीराम और मायावती ओपी सिंह को क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि हमने जब पुराने कागज़ खंगाले और आपकी किताब भी पढ़ी तो महेंद्र फौजी एनकाउंटर का रेफरेंस भी आया, हस्तिनापुर के बाईपोल में बसपा की हार का रेफरेंस भी आया, और हमने आपके हवाले से ये जाना कि मुख्यमंत्री लाचार होकर अफसर से ये कह रहा है कि तुम्हें नहीं हटाया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। बताइए ओपी सिंह जी। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये बात सही है कि उस समय का स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो है वो उसने न केवल यूपी के पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट डाला बल्कि पूरे देश को। और ये ऐसी घटना थी जिसे मीडिया ने काफ़ी प्रचारित किया और पूरे अखबार में इस बात की चर्चा कई दिनों तक रही कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें मायावती के ऊपर प्रहार हुआ, मायावती के ऊपर आक्रमण हुए वगैरह वगैरह। ये बात भी सही है कि उसी दिन मुझे एसएसपी लखनऊ बनाया गया। 2 जून 1995 को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मैंने एसएसपी का चार्ज लिया। और उसके पहले की पृष्ठभूमि में बता दूं कि मैं एसएसपी कुंभ मेला था प्रयागराज में, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, और मैं लगभग 3 महीने तक मैं वेट कर रहा था, चूँकि 31 मार्च 1995 को कुंभ मेला ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं अपनी फर्दर पोस्टिंग, नई पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहा था। रिवॉर्ड पोस्टिंग, यस एब्सोल्युटली, रिवॉर्ड पोस्टिंग की एक बहुत ही सफल संपादन के बाद एक कुंभ मेला जब बहुत अच्छी तरह होता है तो वहाँ के जितने भी एसएसपीज़ होते थे उनको एक अच्छी पोस्टिंग दी जाती थी, मनमानी पोस्टिंग दी जाती थी, चाहे वो एसएसपी झांसी हो या एसएसपी कानपुर हो या एसएसपी बरेली हो वगैरह वगैरह। मैं भी सोच रहा था कि मेरी पोस्टिंग कहीं होगी। लगभग 3 महीने तक मैं इंतज़ार करता रहा और मुझे पोस्टिंग नहीं मिली। और 1 जून को रात में लगभग 10:30-11 बजे रात में, मैं प्रयागराज में था उस समय, मुझे सूचना दी गई कि आपको एसएसपी लखनऊ बनाया गया है। और उसी रात मुलायम सिंह की सरकार ने 32 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को तबादला किया, उनको ट्रांसफ़र किया। आपको मालूम होगा कि 1 जून को मायावती जी ने सरकार से अपने समर्थन को वापस ले लिया था जी। उनकी साझा सरकार चल रही थी जो 1993 के इलेक्शन के दौरान वो पावर में आए थे जी। और उस साझा सरकार को सपोर्ट चाहिए था और बीएसपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था जी। और उसके बाद जो है एक बहुत ही असमंजस की स्थिति आ गई, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, चूँकि रात में ये ट्रांसफर्स ऑर्डर आए थे। दूसरे दिन मुझे हुक्म मिला कि आपको वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना है। उस समय मैं ये भी बता दूं कि उस समय मुहर्रम शुरू हो गया था और लखनऊ का मुहर्रम शिया सुन्नी विवाद के कारण बहुत ही फेमस और बहुत ही चैलेंजिंग होता हर साल दंगे होते थे। तो 2 जून 1995 को 12:30 बजे के लगभग मैंने चार्ज लिया एज एसएसपी और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति क्या है, बल्कि स्टेट गेस्ट हाउस के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, ना कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कोई इन्फॉर्मेशन था। आप स्टेट गेस्ट हाउस के बारे में, आप तो पहले रह चुके थे लखनऊ से? नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि मायावती जी वहाँ रह रही हैं और इस तरह का हंगामा होने वाला है। कोई भी एक लोकल इंटेलिजेंस मुझे नहीं था। मुझे जो भी बताया गया वो मुहर्रम के बारे में बताया गया। ज्वाइन करने के बाद मैंने डीआईजी रेंज को कॉल ऑन किया, डीजीपी को कॉल ऑन किया और सभी लोगों ने यही मुझे बताया कि मुहर्रम बहुत ही सेंसिटिव है, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स टू मुहर्रम। उसके बाद मैं आया करीब 4 साढ़े 4 बजे। मैं डीएम जो वहाँ उस समय तत्कालीन डीएम राजीव खेर थे, उनके घर मैंने उनको कॉल ऑन करने के लिए और उनसे मिलने के लिए गया और वहीं पे शुरुआत होती है इस पूरे घटनाक्रम की। वहाँ पे जब मैं पहुँचा 4:30 के लगभग, तो डीजीपी का पहले फ़ोन आया, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का फ़ोन आया कि इस तरह की वारदात, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ हंगामा हो रहा है। और हमने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक ही साथ वहाँ जाने का निर्णय लिया। उसके पहले हम लोगों ने एसपी सिटी और एडीएम सिटी को भी भेजा वहाँ पर जी। लेकिन हम लोग भी तुरंत गए और वहाँ जाकर हम लोग एक ही साथ, एक ही कार में हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गए और हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग, पूरा स्टेट गेस्ट हाउस जो है लोगों से भरा हुआ था। लगभग वहाँ 600-700 या 1000 के लगभग लोग थे और जो अफरा तफरी का माहौल था। ये मालूम नहीं था कि कौन किस पार्टी का है और क्या चाह रहे हैं। लेकिन इसके पहले सीओ ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, सीओ हजरतगंज बिल्कुल 2 बजे के लगभग जो सूचना दी गई, उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल सीओ को निर्देशित किया कि वहाँ देखो और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। उसने मुझे बताया कि वहाँ कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है।
तो देयर वाज नथिंग टू पैनिक अबाउट। पर आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी थी कि वहाँ कुछ हो रहा है? डीजीपी ऑफिस से? डीजीपी ने दिया, डीजीपी स्वयं ने दिया, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने दिया। वीएस माथुर उस समय डीजी थे जी। और वीएस माथुर थे डीजीपी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने मुझे, हम दोनों को, हमको भी कहा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी दिया, और उसी के सूचना के आधार पर ही हम लोग दोनों वहाँ पहुँचे। और जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। कई तरह के विधायक वहाँ हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के हैं। और उसी समय जब हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि एक मेवालाल बागी नाम के विधायक को ज़बरदस्ती कुछ लोग ले जा रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं। और हम लोगों ने उसको रोका, ले जाने वालों को रोका, लाठीचार्ज एसपीसीटी ने किया। हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वहाँ स्थिति को कंट्रोल किया। थे राजीव रंजन वर्मा थे, और एडीएम सिटी जो है मधुसूदन रायजादा थे। और दोनों को हम लोगों ने निर्देशित किया, और फिर उसके बाद उसको मेवालाल बागी को छुड़ाया गया, और छुड़ाकर फिर उसको वापस अंदर रूम में ले जाया गया। और उसके बाद हम लोगों ने लाठीचार्ज करके सभी को वहाँ से हटाया और पूरी स्थिति को नियंत्रण किया। और फिर हम लोग रात भर वहाँ रहे, दूसरे दिन भी हम लोग वहाँ रहे। तो इस तरह हम लोगों ने एक स्टेट गेस्ट हाउस कांड को, जो कही जाती है बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे मूल प्रश्न जो आपने कहा कि मुझे बहुत ही अनसेरेमोनियसली वहाँ से, आपने तो केवल ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ किया, मुझे सस्पेंड भी किया गया। और 2 जून की रात में, 3 जून की रात उनका वो मुख्यमंत्री बनी, और 4 तारीख की सुबह 4 जून को सबसे पहला आदेश जो हुआ वो मेरे सस्पेंशन का हुआ। और बरेली के तत्कालीन एसएसपी गुरबचन लाल जो मेरे बैचमेट थे, उन्होंने आकर वहाँ पे ज्वाइन किया। मायावती जी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखने वाले अजय बोस ने आई विटनेसेस और रमेश चंद्रा कमेटी के सामने जो डिपोजिशंस हुए उनके हवाले से कुछ और लिखा है आपके बारे में। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपकी प्रतिक्रिया मिल जाए। जी। The following account of the incident is culled from eyewitnesses' account of legislators, administration officials, police officers and constables and others who deposed before the Ramesh Chandra Inquiry Committee. रमेश चंद्रा कमेटी बनाई गई थी गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए। रिटायर्ड आईएएस थे मेरे ख्याल से। रिटायर्ड आईएएस थे, नहीं रिटायर्ड नहीं थे, उस समय सर्विंग थे, चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। जी। It is also shocking that according to the depositions of several BSP legislators and some policemen, the senior superintendent of police Lucknow OP Singh was present when the legislators were being abducted and Mayawati's suit attacked. According to eyewitnesses, he just puffed away on his cigarette. Mysteriously, soon after the attack began, electricity and water supplies to the guest house were snapped. Another indication of connivance by the administration. ये लिख रहे हैं, हमला हो रहा था मायावती के विधायकों पर, मायावती के सूट पर। वीआईपी गेस्ट हाउस में हमला हो रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह ये सब देखते हुए सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। कोई कार्रवाई नहीं। जब डीएम पहुंचे, डीएम ने उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद दखल हुआ, भाजपा के विधायक पहुंचे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नेतृत्व में, उन्होंने दखल दिया, ऐसा इल्ज़ाम है आप पर। आप रमेश चंद्र की रिपोर्ट में ये भी बताइए कि उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहाँ थे, और आप मुझे अजय बोस की किताब के अनुसार ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले पहुँचे और मैं कब पहुँचा। अजय बोस लिखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अलग थे और एसएसपी अलग थे, जबकि फैक्ट आपका कहना है कि आप दोनों साथ में हम दोनों साथ गए थे। आप उनके स्टेटमेंट को भी देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट को देखिए जो उन्होंने सीआईडी को दिया है और रमेश चंद्रा कमेटी को दिया है। You were at his residence. You guys received a call from DGP and Chief Secretary Home, Principal Secretary Home, sorry. हाँ। और हम दोनों एक ही साथ वहाँ से डीएम रेजिडेंस से स्टेट गेस्ट हाउस गए हैं। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम अकेले वहाँ हों और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ना हो, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहाँ हो और पुलिस की टुकड़ी वहाँ ना हो। हम दोनों ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया, और जो भी डिसीजन लिया हम दोनों ने मिलकर साथ किया। आप किसी के भी स्टेटमेंट वहाँ, चाहे वो एडीएम सिटी का स्टेटमेंट हो, एसपी सिटी का स्टेटमेंट हो, एसएसपी का स्टेटमेंट हो, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट हो, आप किसी भी स्टेटमेंट में ये मुझे बताइए कि क्या ये लिखा गया कि एसएसपी वहाँ पर सिगरेट पीते रहे और सब काम होता रहा, लेजिस्लेटर्स का किडनैपिंग होता रहा, उनको अबडक्ट किया जाता रहा और एसएसपी मूकदर्शक बनकर बने रहे। ये कहीं पे भी आप स्टेटमेंट हमें दिखा दीजिए। मेरा सिर्फ ये प्रश्न। आपका डिपोजिशन हुआ था रमेश चंद्र कमेटी से? बिल्कुल हुआ था, मैंने अपना लिखित स्टेटमेंट भी दिया था और मैंने उनको अपना बयान भी दिया था। और ये बात सर्वथा अनुचित कहना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चीफ होता है। यस।
और कोई भी चीज़ होता है एक कलेक्टिव डिसीजन के द्वारा लिया गया, और उस कलेक्टिव डिसीजंस के आधार पे हमने जो भी निर्णय लिया वो संभवतः परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही था। और हम लोगों ने मेवालाल बागी, हम दोनों के सामने, हमारे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने कोई किडनैपिंग नहीं हुआ एक्सेप्ट कि मेवालाल बागी का, जिसको ज़बरदस्ती लोग ले जा रहे थे और उसको हम लोगों ने छुड़वाया। मेवालाल बागी जो विधायक जी थे उनको हम लोगों ने लाठी चार्ज करके, एसपी सिटी और एडीएम सिटी ने लाठी चार्ज किया और उनको छुड़ाया गया और उनको फिर वापस रखा गया। 14 महीने पीछे लौटते हैं, अप्रैल 1994, महेंद्र फौजी एनकाउंटर। जानकारी रखने वाले कहते हैं कि आपकी और बसपा के बीच ठनाठनी की शुरुआत यहीं से हुई। क्या हुआ था महेंद्र फौजी एनकाउंटर में? देखिए, अगर पृष्ठभूमि में आप जाते हैं तो मैं एसएसपी बुलंदशहर था जी। उसके पहले मैं एसपी लखीमपुर खीरी था और लखीमपुर खीरी में हमने काफ़ी मिलिटेंसी पे कंट्रोल किया। वेलकम टू दैट। खालिस्तानी आतंकवादियों को जो एलिमिनेट किया गया। तो मेरा वहाँ से स्थानांतरण होता है और 1 जनवरी 1994 को मैं एसएसपी बुलंदशहर बनता हूँ। और एसएसपी बुलंदशहर भी उस समय बहुत ही क्राइम प्रोन इलाका था। हाईवेज क्राइम, गैंग वॉर्स बहुत होते रहते थे। गाजियाबाद से लेकर आप उधर तक गया तो ये पूरा वाइल्ड वेस्ट कहा जाता था। और महेंद्र फौजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम था गैंगस्टर के रूप में, जिसके ऊपर उस समय 1994 में 2 लाख रुपए का इनाम था। 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस के द्वारा और 1 लाख रुपए का इनाम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 1994 में आप सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए की क्या वक्त होगी। उस समय 20-25 हज़ार रुपये का इनाम भी बहुत बड़ा इनाम माना जाता था। महेंद्र फौजी पिछले कई वर्षों से पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया था। मुझे याद है कि लास्ट शायद वो 1984 या 85 में पकड़ा गया था और हम लोगों के पास कोई उसका फोटोग्राफ भी नहीं था, कोई लेटेस्ट फोटोग्राफ भी नहीं था जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। लेकिन एक चांस इनकाउंटर में बुलंदशहर में वो मारा गया। और वो चांस इनकाउंटर हुआ कि वो कहीं से आ रहा था और पुलिस की चेकिंग हो रही थी और जिसमें उसने पुलिस के राइफल छीनने का प्रयास किया और जिसमें एक इनकाउंटर हुआ, उसमें ही वॉज शॉट डेड, ही वॉज किल्ड। और एक बहुत बड़ी खबर थी ये, और ख़बर इसलिए थी कि उस समय वाइल्ड वेस्ट के रूप में जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो जाति के आधार पर गैंग्स चलते थे और ये गुजर जाति का था, इसलिए महेंद्र फौजी के गुजर के गैंग जितने भी थे वो था। उसी समय बाई इलेक्शन होने वाला था हस्तिनापुर का जी। और हस्तिनापुर के बाई इलेक्शन में बीएसपी का जो कैंडिडेट था वो संभवतः हार गया इस बात पर कि लोगों ने वहाँ इसका विरोध किया कि आपकी सरकार ने हमारे महेंद्र फौजी को बचाया नहीं और महेंद्र फौजी मारा गया, इसलिए हम लोग आपसे नाराज। ये भी कहा गया कि उसका फर्जी एनकाउंटर किया गया। ये भी कहा गया कि उसका फर्जी एनकाउंटर था, जो कि बाद में कोर्ट में भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी हुआ कि इसको फर्जी नहीं माना गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक रोष का कारण था कि मायावती जी नाराज़ थी कि महेंद्र फौजी को मारा गया। उन्होंने उस दौरान आपको कभी फ़ोन किया जब आप एसएसपी बुलंदशहर थे? कभी नहीं फ़ोन किया। लेकिन उसके बाद मेरा स्थानांतरण फिर एसएसपी लखनऊ हो गया, क्योंकि पनिशमेंट नहीं है तो प्रमोशन हो गया। संभवतः उनको ये लगा कि ये प्रमोशन हो गया क्योंकि उस समय साझा सरकार थी और मेरा एसएसपी लखनऊ बनना इसलिए भी संभवतः ये कारण रहा होगा कि लखनऊ उस समय सीरियल कांड्स में बहुत ही ग्रसित था। वहाँ पे सीरियल मर्डर्स हो रहे थे, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने सोचा होगा कि वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, तो आई वाज पिक्ड अप टू हेड लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि मायावती हमसे नाराज़ थी। और वही हमें लगता है कि मैंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि ऐसा क्या कारण था कि सारे ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे स्टेट गेस्ट हाउस में, और उसके बावजूद मुझे सिंगल आउट किया गया और मुझे प्रताड़ित किया गया या मुझे सस्पेंड किया गया, तो मेरे ऊपर केस चलाया गया। बाद में फिर स्टेट गेस्ट हाउस कांड से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 जून 1994 को। कांशीराम बसपा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती बसपा की राष्ट्रीय महासचिव, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और नाम लेके आपकी बर्खास्तगी की, आपके निलंबन की, माफ़ करिएगा, डिमांड करती हैं। ये बहुत रेयर होता है कि कोई किसी को सपोर्ट दे रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि इस ऑफिसर को हटाओ। क्या हुआ था लखनऊ में? मैंने कहा ना कि उस महेंद्र फौजी का एक बैकग्राउंड तो था ही था, दूसरा एक बैकग्राउंड था कि 4 क्रिमिनल्स मारे गए। वो 4 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो बुलंदशहर के एक गांव में डकैती डालने गए और उस डकैती के दौरान गांव वालों ने उनसे मुछेटा लिया और उन लोगों को मार गिराया।
दिस वॉज अ वॉर बिटवीन द क्रिमिनल्स एंड द विलेजर्स, और वो चारों मारे गए। इंसिडेंटली वो चारों दलित जाति के थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि बसपा की सरकार को ये ऐसा लग रहा था कि शायद दलितों पे इस तरह का अत्याचार हो रहा है और इस प्रकार की बातें हो रही हैं। महेंद्र फौजी का एक कारण, बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण एक पर्टिकुलर कास्ट का समाज जो है वो बिखर रहा था या अलग हो रहा था, उनका वोट बैंक बिखर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था, और उनके मन में शायद ये भी था कि मैं मुलायम सिंह यादव के काफ़ी क्लोज हूँ, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। कोई भी ऑफिसर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के या पॉलिटिशियंस के करीब होता है या नहीं होता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट मैं नहीं था। लेकिन उसका उनको शायद ये इस तरह का भ्रम था, और कई ऑफिसर्स ने इस प्रकार की भ्रम को फैलाने की कोशिश की। तो ये सभी कारणों से ऐसा लगा कि मुझे सिंगल आउट किया गया, और जिसका मैंने जुडिशल तरीके से मैंने इसका विरोध किया। आपको आश्चर्य होगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे लॉयर थे। सतीश चंद्र मिश्रा जो आज बसपा में हैं, उनको मैंने अपना लॉयर बनाया जब मैंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में इसको चैलेंज किया। सस्पेंशन को मैंने चैलेंज किया। और लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जब आपका पहली मर्तबा ट्रांसफ़र किया एसएसपी लखनऊ की पोस्ट से, तब आपकी उनकी कुछ बातचीत हुई थी जिसका आपने किताब में जिक्र किया है? हाँ, 1994 में जब मैं एसएसपी बना, तो उस समय मैं केवल बस 40 दिन तक रह पाया, और ये सारी पृष्ठभूमि सामने थी। और मैंने जिस दिन वो 10 जून का आपने जो कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, 10 जून का जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ, तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने कहा कि सिंस आई हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मुझे हटा दीजिए आप, मैं हट जाना चाहता हूँ। बिकॉज ये अच्छा नहीं होगा कि कोई ऑफिसर के लिए कि सरकार इस तरह का, सरकार की एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो है ये कहे कि इस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको हटाऊंगा नहीं, आप काम करते रहिए, इसमें कोई बात नहीं, ये पॉलिटिकल चीज़ है, वो हम डील करेंगे। और उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे अभी भी याद है, रात का वक्त था, करीब 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। उन्होंने अपने आवास पे मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मैं आपको सस्पेंड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री आज इतना असहाय फील कर रहा है कि वो एक एसएसपी जैसा ऑफिसर, एसएसपी रैंक का ऑफिसर जो है वो कारण बन सकता है सरकार गिरने का। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि मुझे हटा दिया जाए, और मुझे जहाँ कहीं भी कहा जाए, मैं वैसे तो लखनऊ बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हटा दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुंभ मेला अगर पोस्टिंग मिल जाती है, क्योंकि मेरी इच्छा थी, तो उन्होंने मुझे कुंभ मेले में पोस्ट किया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं हटाया तो सरकार गिर सकती है। और ठीक इसके 12 महीने, लगभग 12 महीने बाद, एक हफ्ता कम, जब उन्हें अंदेशा हुआ कि सरकार गिर सकती है, तो वो ओपी सिंह को वापस लखनऊ लेकर आए। और इसीलिए गेस्ट हाउस कांड की रात मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राजीव खेर का तो ट्रांसफ़र किया, पर एसपी का ट्रांसफ़र नहीं किया। राजीव खेर का ट्रांसफ़र 24 घंटे के बाद हुआ, 24 घंटे के बाद हुआ, पर मुलायम सिंह यादव की कलम से हुआ। मुलायम सिंह यादव की कलम से हुआ, डेफिनेटली उनकी कलम से हुआ। लेकिन इस पूरे प्रवास के दौरान, जब से मैंने एसएसपी के रूप में चार्ज लिया और जब तक मैं सस्पेंड हुआ, मैं केवल अपने आवास और स्टेट गेस्ट हाउस के इर्द गिर्द ही रहा और उसी में गूंजता रहा। पूरा 24 या 48 घंटे का जो समय बीता है, वो सिर्फ इसी में बीता कि कैसे स्टेट गेस्ट हाउस को हम नियंत्रित कर सकें। क्या हुआ था वहाँ पे? क्या वहाँ बिजली पानी काटा गया था? सिलेंडर खोलने की कोशिश हुई थी, दरवाज़ा तोड़ने की? मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है सिलेंडर के बारे में जी, और मैंने बहुत ही किस तरह अफवाहें फैलती हैं उसका मैंने जिक्र किया है कि रात का वक्त था, 2 जून की रात करीब 10, साढ़े 10 बजे हम लोग स्टेट गेस्ट हाउस में थे, हम और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग डिविज़नल कमिश्नर और आईजी जोन दोनों वहाँ पहुँचे और हम लोग एक कमरे में बैठे हुए थे जी। और डिविज़नल कमिश्नर ने इंटरकॉम से मायावती जी से बात किया। मायावती जी एक स्वीट में थी
1 नंबर और 2 उन्होंने तब नंबर तक में दरवाज़ा नहीं खोला था? दरवाज़ा नहीं खोला, और हम लोगों ने उसके आगे बाहर पुलिस का प्रबंध भी किया था कि कोई उस पर अटैक नहीं हो सके। कुछ बिजली नहीं हो बहाल सके। हो गई थी कमरे की? बिजली बहाल हो चुकी थी उस समय, इंटरकॉम चल रहा था, तो इसका मतलब बिजली बहाल हो चुकी। और उसके बाद उन्होंने इंटरकॉम से पूछा और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हमें कोई चाय मिल जाती, चाय वगैरह की बात हो रही थी। तो डिविजनल कमिश्नर ने वहाँ के जो अधिकारी होते हैं स्टेट गेस्ट हाउस के, उनको बुलाया और उनसे कहा कि आप चाय का व्यवस्था कीजिए। उस अधिकारी ने कहा कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है हमारे पास। तो कहा गया कि भाई कहीं से बाहर से आप, कहीं अगल बगल से आप इसको लाइए। तो इसी संदर्भ में गैस के सिलेंडर को बगल से मंगाया गया किसी जगह से, और जो सिलेंडर ला के जो आदमी ला रहा था वो स्टेट गेस्ट हाउस के जब अंदर घुसा तो उसने उस ज़मीन पर उसको रोल करने लगा, और चूंकि वो सीमेंटेड था, फर्श जो है वो सीमेंटेड फर्श था, उससे नेचुरली आवाज़ आने लगी और उसके बाद फिर चाय वगैरह बनी, वो तो बात की है। दूसरे दिन इस प्रकार की अफवाह फैली कि सिलेंडर लाया गया, गैस के सिलेंडर को लाया गया ताकि इसको जलाया जा सके, ब्लास्ट किया जा सके। और ये बड़ा ही बेतुका तरह का अफवाह था, जो मुझे लगा कि देखिए किस प्रकार अफवाहों को ट्विस्ट किया जा रहा है, बातों को ट्विस्ट किया जा रहा है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, कोई सत्यता नहीं थी। और जब आप पहुंचे, एक तो आपने बताया मेवालाल बागी, कौन से वहाँ पे सपा के या दूसरे विधायक लोग मौजूद थे? आप एक इनिशियल इंक्वायरी होती है ना, सीनियर ऑफिसर पूछता क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या पहली रिपोर्ट दी आपके एसपी सिटी ने, सीओ ने, जो मौके पे फोर्स मौजूद थी? वहाँ क्या हो रहा था आपके पहुँचने से पहले गेस्ट हाउस में? देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कहा कि 12 साढ़े 12 बजे मैंने एसएसपी लखनऊ के रूप में चार्ज लिया। मुश्किल से 3-4 घंटे हुए थे। लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत से विधायकों को मैं जानता भी नहीं था, और एक पुलिस ऑफिसर के लिए आप इमेजिन कीजिए 1995 का दृश्य, अब के दृश्य और उस समय के दृश्य में बहुत अंतर है। आज इस प्रकार की घटनाएं आम रूप से हो रही हैं, लेकिन उस समय अगर 2 पार्टियां जो साझा सरकार चला रही हैं और एक पार्टी ये कह रही है कि हमारे विधायकों को दूसरी पार्टी ने रोक रखा है जो कि आना चाहते हैं मेरी तरफ, जबकि दूसरी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि हमारी पार्टी के विधायकों को वो ले जाना चाहते हैं, ये जो क्लेम आपके सामने भी ये किया कोई कॉल दोनों एक दूसरे से वैरिंग रूप से कह रहे थे। राज बहादुर बागी हुए थे 10-12 विधायकों से, तो इस प्रकार का वहाँ उस प्रकार की चर्चा हो रही थी कि हमारे विधायकों को उन्होंने कैद कर रखा है, और उस तरह की बात उधर से आ रही थी कि हमारे विधायकों को वो पोच करना चाह रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी या एक मैजिस्ट्रियल ऑफिसर के लिए एक बहुत ही असमंजस की स्थिति है कि आप किसकी बात माने। तो स्थिति यह है कि हम वहाँ से सभी को हटा दें और स्थिति को सामान्य रखें, सभी को हटा दें, कोई वायलेंस नहीं हो सके, कोई तोड़फोड़ नहीं हो सके, कोई किडनैपिंग या एब्डक्शन नहीं हो सके। उस समय जो तात्कालिक प्रभाव से जो किया जा सकता था वो हम दोनों ने किया, हमने और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, एज पर द लॉ हम लोगों ने किया। और स्थिति यही थी, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि कौन विधायक किसके पास जाना चाह रहा है। आपको लगता है कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड को और बेटर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया जा सकता था? ये सुनिश्चित किया जा सकता था कि इस देश की किसी भी महिला नेता को इस तरह की जाति सूचक अभद्र गालियां देना, दरवाज़ा पीटना, धमकी देना, उसको रोका जा सकता था? देखिए, इंटेलिजेंस फेल्योर था, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेल्योर था, डीएम का फेल्योर, कलेक्टिव फेल्योर, एक इंटेलिजेंस फेल्योर था। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर तो था, डिसाइडेडली इंटेलिजेंस फेल्योर था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई इंटेलिजेंस वहाँ पे नहीं था। अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो उस समय के जितने भी इंटेलिजेंस थे उसमें कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं था कि इस प्रकार की घटना स्टेट गेस्ट हाउस में होने जा रही है। और फॉर एसएसपी जो कि अभी 2 घंटे पहले उसने चार्ज लिया हो, उसके लिए, और जबकि ऑल जितने भी अधिकारी पहले और भी हमारे अधिकारी जो जितने भी थे वो सब वहाँ कई महीनों से थे, मुझको छोड़कर सभी अधिकारी जो हैं वहाँ पर पूर्ववत बने हुए थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों, एसपी सिटी हों, एडीएम सिटी हों, सर्किल ऑफिसर्स हों, वो सब वहाँ कई दिनों से, कई महीनों से लगे हुए हैं। तो इंटेलिजेंस फेल्योर तो डिसाइडेडली था, और जिसका मैंने जिक्र भी किया, मैंने कहा भी कि इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण ही हुआ। कोई व्यक्ति जो है अभी 2 घंटे पहले आया है और उसको ये चीज़, सारी चीज़ों को एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्या होना चाहिए वो उसको बताने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है या वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स का है। किसी ने कुछ नहीं बताया। एक सडनली आई एम कन्फ्रंटेड विद अ सीवियर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन।
2 घंटे के बाद मुझे बता दिया गया कि स्टेट गेस्ट हाउस में इस प्रकार की घटना हो रही है। तो हमारे लिए एक फायर फाइटिंग इंसिडेंट हो गया था कि हम उस तरह वहाँ उस स्थिति को हम किस प्रकार काबू करें, किस प्रकार हम उस स्थिति को नियंत्रित करें। और एसएसपी का दायित्व तो उस समय वही था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार कंट्रोल करके किसी को भी किडनैपिंग की इजाज़त न दें और कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ न हो, जो संभवतः हम दोनों ने किया। पर आपके आलोचक कहते हैं कि ओपी सिंह वांटेड टू इंश्योर कि ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए और इसीलिए उनको वापस लखनऊ लाया गया था। कहने के लिए इट वाज अ वेरी टैक्टफुल मूव बाय मुलायम सिंह। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे सौरभ जी, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट जज का एक कमेंट देखिए जी। डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ ने क्या कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो बहुत ही अनफेयर तरीके से किया गया है। और उन्होंने बहुत ही, जो शब्द मैंने अपनी किताब में भी लिखा है जी, और उससे स्वतः झलकता है कि किस प्रकार के कमेंट डिस्ट्रिक्ट जज ने किया। व्हाट विल यू कमेंट ऑन द एफआईआर फाइल्ड बाय उमाकांत यादव? सारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, सभी वेस्टेड इंटरेस्ट हो रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो, सभी अपनी तरीके से उसको। क्रॉस फायरिंग में फंस गए क्या? बिल्कुल, मैं क्रॉस फायरिंग में फंस गया। इनफैक्ट उस तरह के डिसीजंस में मैं क्या कर सकता था कि आप एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, और दोनों के विधायक एक दूसरे की तरफ इस प्रकार का आरोप कर रहे हैं कि वो मुझको ले जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं, वो पोच कर रहे हैं। तो ये स्थिति में कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अंग जो है वो क्रॉस फायर में ही फंसा था। और जब गुरबचन लाल आए, आपको ट्रांसफ़र के बारे में बताया, तब आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि यू माइट बी सस्पेंडेड? हमने ट्रांसफ़र का तो एंटिसिपेट किया था, बट सस्पेंशन का हमने एंटिसिपेट इसलिए नहीं किया था कि मैंने अंत तक, ये मेरी गट फीलिंग थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने जो भी किया है सब लोगों ने मिलकर किया है। और एक चीज़ आप बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है, या फॉर दैट मैटर कोई भी है, कोई भी डायरेक्शंस अगर दिया गया होता तो सभी को दिया गया होता, केवल एसएसपी को नहीं दिया गया होता, सभी को दिया गया होता। तो कोई भी सर्किल ऑफिसर, कोई एसपी सिटी, एडीएम सिटी, किसी ने मेरे खिलाफ, किसी ने मेरे विरुद्ध कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि सरकार तो वही थी। लेकिन रातों रात आपके बहुत सारे सीनियर पुलिस वाले ऐसे थे जो आपसे किनारा करने लगे थे। उसके बाद की स्थिति है जी, उसके बाद की स्थिति 4 जून के बाद। 4 जून के बाद जो है, चूंकि सरकार आई और सरकार का मैं भुक्तभोगी था और पीड़ित व्यक्ति था, तो सब लोगों की स्थिति जो है दूसरी तरफ होने लगी। You have used the word spineless seniors. ये मैं समझता हूँ कि हाँ है, मैं समझता हूँ। मेरी स्पेसिफिक इंसिडेंट आपने लिखा है कि आपके सीनियर आईपीएस, जिनको ये था कि कितने जल्दी मेरे कमरे से चला जाए, बहन जी को पता ना चल जाए कि ये यहाँ था। डीजीपी ऑफिस, डीजीपी हेडक्वार्टर्स में इस तरह की बातें होती थी। और चूंकि मैं सस्पेंशन में था, सस्पेंड था, तो मैं मोस्टली तो प्रयागराज ही रहता था। मैं परमिशन लेके वहाँ रहता था, क्योंकि करीब मैं 150 दिनों तक सस्पेंड रहा। आप मायावती जी से कभी मिले हैं? मैंने अपनी किताब में लिखा है, मैं मिला हूँ जी, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं। जी, मैं 1998 में जब मैं डीआईजी आजमगढ़ था जी, तब वो आई थी वहाँ पे। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थी। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं, उस समय मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री। और उन्होंने वहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए 3 दिनों का प्रवास रखा था। और उसी दौरान मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं मिलना चाहता हूँ। और जब मैंने अपने सीओ सिटी को वहाँ भेजा अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैंने अपने सीओ सिटी को ये भी कह दिया था कि तुम उन्हें ज़रूर ये बता देना कि ओपी सिंह वही हैं जो एसएसपी लखनऊ थे, ताकि उनको किसी प्रकार का शक न हो। और वो सामने जब मैं पहुंचूं तो ऐसा न उन्हें लगे कि मुझे ये क्यों नहीं बताया गया कि यहाँ का डीआईजी वही आदमी है जो एसएसपी लखनऊ हुआ करता था। तो उसके बावजूद उन्होंने मुझे परमिशन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, वो आकर मुझसे मिल लें। और तब मैं उनसे मिलने गया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। और उसका विस्तार से बताएं। पूरा वृत्तांत मैंने लिखा है। अकबर अहमद डंपी, मायावती एंड ओपी सिंह, क्या हुआ कमरे में? नहीं, डंपी साहब तो उस समय नहीं थे। डंपी साहब को उन्होंने कहा कि डंपी जी आप जाइए, मुझे डीआईजी साहब से। नहीं, जब आप पहुंचे तब तो वहाँ थे ना? वो दोनों थे। और मुझे तुरंत उस कमरे में ले जाया गया जहाँ ये दोनों बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि डंपी जी आप जाएं, इनसे मुझे बात करनी है। डंपी जी तुरंत वहाँ से चले गए। और उसके बाद मैं और मायावती जी दोनों वहाँ करीब 40-45 मिनट तक हम लोग बैठे रहे वहाँ पे और बात करते रहे। और मैंने पूरी वृत्तांत उनको बताया। मैंने कहा कि बहन जी इस तरह की बात हुई थी, और मैंने A to Z उनको बताया।
और मैंने ये भी बताया कि आपको शुरू से इस प्रकार का फीड दिया जाता रहा कि मैं मुलायम सिंह का आदमी हूँ, और इस प्रकार की बातें आपको बताई गई कि मैं एंटी पार्टी हूँ आपकी पार्टी के लिए, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि मैं एक निष्पक्ष तरीके से काम करता रहा। और महेंद्र फौजी का जो इनकाउंटर हुआ, या फॉर दैट मैटर जो दलितों की हत्याएं हुई, वो सब क्या था मैंने उनको विस्तार से बताया, और उन्होंने इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और फिर मैंने स्टेट गेस्ट हाउस के एक एक चीज़ को बताया, और मैंने ये भी बताया कि एसएसपी जो है अगर चाहता तो आप कोई ऐसी बात बताइए मुझे कि एसएसपी ने क्या ऐसा वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो एक ढर्रे से अलग थी। जी, अगर सारे ऑफिसर्स जो हैं एक तरफ थे और केवल एसएसपी अलग था, तो कौन ऐसी चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगा कि एसएसपी ने कुछ ऐसा किया जो एसएसपी को नहीं करना चाहिए था, बाकी सारे ऑफिसर्स जो हैं एसएसपी के विरुद्ध काम कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात को उन्होंने माना कि हाँ इस प्रकार की नहीं है, और उन्होंने पूरे ध्यानपूर्वक सुनता रहा। और अंत में मैंने यही लिखा है कि, और मुझे लगा भी कि जो एक इमोशंस होता है, जो एक भाव होता है, वो पिछले 3 सालों से जो अंदर आवाज़ कांप रही थी आपकी, आवाज़ काँप रही थी। और मैंने कहा कि, और मेरी इच्छा हमेशा रही कि मैं मायावती जी से मिलूंगा और ये बात अपनी कहूँगा कि आफ्टर ऑल व्हाई डिड शी थिंक लाइक दिस। और एक रुआसे स्वर में जब एक हुआ कि बहुत ही भारी हो गया इमोशंस, तो फिर मैंने उनसे बिना किसी प्रश्न के उत्तर के लिए, मैं कोई उत्तर की तलाश में वहाँ नहीं गया था, मैंने अपनी बात कही और फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद कभी मुलाकात? फिर उसके बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि आई रिमेंबर कि जब आप यूपी के डीजीपी बने, उसके पहले आप एनडीआरएफ को हेड कर चुके थे, सीआईएसएफ को हेड कर चुके थे, तो तब भी यही हुआ कि ओपी सिंह, तो कौन ओपी सिंह? तो एक रेफरेंस पॉइंट ये भी आया एक डिटेल्ड करियर में, जब हम लोग आपकी ये किताब पढ़ रहे थे, और ये एसएसपी बुलंदशहर, एसएसपी लखनऊ वाला प्रकरण, उससे भी पहले लखीमपुर खीरी में आप एसपी थे। और जिन दर्शकों को नहीं पता हो, मिलिटेंसी के दौरान पंजाब में ये जो तराई की बेल्ट थी यूपी की, यहाँ पर भी काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी। क्या हुआ था खीरी में? ये 1990-91 का जो दशक था, वो आपको मालूम होगा कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ पंजाब में, मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, और उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़, खासकर सिख मिलिटेंसी जो है पूरे पंजाब में बहुत ज़ोरों से फैला, और उसका पूरा जो इम्पैक्ट हुआ वो लेट 80s में होना शुरू हो गया। और उसका स्पिल ओवर जो है वो यूपी के तराई, जबकि उस समय यूपी और उत्तराखंड दोनों एक थे, अनडिवाइडेड यूपी था, इसलिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स तराई के थे, चाहे वो नैनीताल हो या रामपुर हो, मुरादाबाद हो, इधर पीलीभीत हो, बहराइच हो, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ही मिलिटेंसी से अफेक्टेड हो गए, क्योंकि वहाँ पे सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। और 1947 के बाद जो सिख्स वहाँ आए, उन्होंने कल्टीवेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, शुगर केन का और भी चीज़ों का। तो एक बहुत ही प्रॉस्परस इलाका वो हो गया, और वहाँ के किसान बहुत ही सुखी थे, बहुत ही प्रॉस्परस थे। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही पड़ा कि जो सिख मिलिटेंट्स थे, जो टेररिस्ट थे, जो पंजाब के या वहाँ के तराई के रहने वाले भी, वो उन झालाओं में शरण लेते रहते थे। और इस तरह पूरा जो तराई का जो डिस्ट्रिक्ट था वो बहुत ही इन्फेस्टेड हो गया टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। मुझे याद है कि मैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी से वापस लौटा था 1992 में, और प्रकाश सिंह साहब उस समय डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर ए यंग ऑफिसर एंड वी वुड लाइक टू पोस्ट यू समवेयर इन द टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया, चाहे आपको पीलीभीत या लखीमपुर खीरी कहीं पे भी मैं पोस्ट करूँगा। क्या आप वहाँ पे अपनी फैमिली को ले जाना चाहेंगे, या आपकी फैमिली के लिए हम यहाँ लखनऊ में कोई क्वार्टर आपको दे दें? मैंने कहा नहीं सर, मैं अपनी फैमिली ले जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू फाइट। तो मैं वहाँ पे लखीमपुर खीरी में गया, और उसके कुछ महीनों पहले ही पूरे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सब जितने भी इलाके थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से इतना ज़्यादा आच्छादित थे कि वहाँ पे पुलिस वालों का हौसला और पुलिस वालों का मनोबल जो था वो पूरा गिरा हुआ था। मुझे याद है कि एसपी की गाड़ियों में नीली बत्तियाँ नहीं जलती थी रात में, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट ना हो जाएं। और मैं जब पहली बार वहाँ से गोला और मैलानी की तरफ गया, लखीमपुर खीरी के एसपी होने के बाद,
तो मेरे ड्राइवर ने भी नीली बत्ती नहीं जलाई थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं तुमने ऊपर की बत्ती जलाई है। तो उसने कहा साहब ये टारगेट हो जाएगा, इसलिए ये हम लोग ऐसा करते हैं। हमने कहा नहीं, ये जो है ये हमारे कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, और मैं चाहूँगा कि पूरी जनता इस बात को रात में देखे कि एसपी जो है वो पेट्रोलिंग पे है, और ये हम इस तरह का कन्वे करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस, और एक सेंस ऑफ एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति थी। और उसके कुछ ही दिनों पहले एक मास किलिंग भी हुआ। 32 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें 29 टेररिस्ट ने 29 लोगों को मारा था पूरे 1.5-2 साल के अंदर में। 90-91 ये पूरा जो वर्ष था वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से पूरा भरा हुआ था, चाहे वो पीलीभीत हो, नैनीताल हो, बाजपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, इन सबों में। और पहली बार हम लोगों ने 1992 में मेरे ज्वाइन करने के मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने 4 टेररिस्ट को एक इनकाउंटर में मारा। और वो 4 टेररिस्ट में एक टेररिस्ट पंजाब का था, पोला करके, जिसके ऊपर 40,000 रुपये का इनाम था। और ये बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को बहुत सालों के बाद, बहुत महीनों के बाद मिली। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहली बार कहा कि नहीं, तराई की पुलिस जो है उसका मनोबल ऊंचा हो गया है। और हम लोगों ने 7 वेपन्स रिकवर किया, जिसमें AK-47 थे, राइफल्स थे, सब। तो इस तरह हम लोगों की जो आक्रामक कार्रवाई रही, मैं वहाँ करीब पौने 2 साल रहा, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी टेररिस्ट को गिरफ्तार किया, मारा, उनके पास से सीजर्स हुए। और एक तरह से 1993 के अंत में दिसंबर 31 को मैं जब वहाँ से आया, उसके बाद टेररिज्म का पूरा सफाया हो गया। उसके बाद कोई घटना नहीं हुई है लखीमपुर खीरी में जो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के रूप में कह सकें। मैं आपकी किताब के अलग अलग चैप्टर से गुजर रहा था। आखिरी लाइन आपने लिखी, आई ट्राइड ऑलवेज। आपके शुभचिंतकों ने कहा OP सिंह जी आ रहे हैं, पूछ लीजिएगा। अब पॉलिटिक्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं क्या? आपके सीनियर हैं बृजलाल जी, वो भी DG रहे, भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। आपके जूनियर जिनके आप मेंटर भी हैं, असीम अरुण जी, वो तो सर्विस होने से पहले ही इस्तीफा दे के विधायक हो गए, मंत्री हो गए। OP सिंह जी का राजनीति में आने का कोई इरादा अभी तक तो नहीं है। ये बहुत ही ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। नहीं, ओपन एंडेड नहीं है। मतलब राजनीति कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मली OP सिंह जी? बट केवल आपने भाजपा का नाम क्यों लिया? मैंने ऐसा सुना तो पूछ लिया ताकि स्पष्ट हो जाए। क्या सपा भी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मैं कोई ऑफर दोनों जगह से है। नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का भी इरादा नहीं है। हम एक फ्री नागरिक की तरह रहना चाहते हैं, अपने पोस्ट रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, और एक बहुत ही जागरूक नागरिक के तौर पर वोट देंगे, अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि कौन पार्टी जीते, कौन पार्टी शासन करे। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको बुलाते हैं और कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट देते हैं, जैसे आपके सुपर सीनियर शैलजाकांत मिश्रा जी को उन्होंने बुलाया, तो रिटायर हो चुके थे, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद का काम सौंपा और लगातार वो कर रहे हैं, तो सरकारी अमला तो लगातार ऐसे व्यक्तियों की, नागरिकों की तलाश में होता है जिनके पास अनुभव भी हो, जो गो गेटर भी हो। इस तरह कोई अपॉर्चुनिटी आती तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? देखिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमेशा लोगों को मिलती रहती है, और मैं इतना मैंने आपको शायद नहीं कहा, मैंने किताब में छोटा सा जिक्र किया है कि रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर मुझे कुछ एक्सटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं न्यूज़पेपर्स में निकल रही थी कि इनको एक्सटेंशन मिलेगा और ये होगा वो होगा। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं उस गरिमा को बनाए रखना चाहता हूँ कि मैं बहुत शान से और बहुत ही अच्छे ढंग से रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद की स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी देखी जाएगी। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसका सामना किया जाए, उसको देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी एक सफल पुलिस अधिकारी के रूप में किया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ इन फुल स्विंग, और मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है किसी अच्छी ज़िंदगी को याद करने के लिए और समझने के लिए। बतौर DGP आपके कार्यकाल को याद करने के कई तरीके हो सकते हैं। SDRF बना, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, कमिश्नरेट सिस्टम फाइनली आया। बस ये बता दीजिए कि कमिश्नरेट सिस्टम के लिए IAS लॉबी से कितना भिड़ना पड़ा? अब सही बात हो रही तो एक सत्य तो बता ही दीजिए। किताब में आपने विस्तार से जिक्र नहीं किया है, पर लखनऊ के गलियारों में सब जानते हैं। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो हम लोगों की बहुत ही
लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी आईपीएस ऑफिसर्स की। और मुझे याद है कि जब मैंने नौकरी शुरुआत की थी 1983, 84, 85 के लगभग में, तो जितने भी पुलिस वीक्स हुआ करते थे, पुलिस फंक्शंस हुआ करते थे, उसमें चर्चा का एकमात्र बिंदु होता था कि पुलिस कमिश्नरेट कब होगा। और जैसा आप भी जानते होंगे कि 1977 में तो इस प्रकार की के सिस्टम को बना डाला गया था, लेकिन किन कारणों से नहीं हुआ ये हम सभी जानते हैं। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया एज डीजीपी, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी इच्छा होगी कि मैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करूं, और उसको प्रेस वालों ने काफ़ी व्यापक रूप से उसको छापा भी जी। और कई प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इसको कहा कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें पुलिस कमिश्नरेट का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उसका जिक्र भी किया। मैंने इसके संबंध में एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा था जब 1993 में, 94 में, और उसके बाद भी मैंने कई फोरम्स में पब्लिकली मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। लखनऊ है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, कानपुर है, ये सभी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की ज़रूरत है। और इस बात को मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक प्लेटफॉर्म पे कहता रहा, और मैंने पॉलिटिकल मास्टर्स को भी कहना शुरू किया। मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहता था, अन्य मंत्रियों को भी कहता था, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय को भी मैंने कहा। राम नाईक जी थे उस समय, और राम नाईक जी ने इस बात का जिक्र भी किया अपने पुलिस वीक के भाषण के दौरान। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की स्थिति है वो यहाँ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि क्राइम कंट्रोल हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पुलिस कमिश्नरेट जो है बहुत ही व्यापक रूप से सफल होता है, ये हम लोगों ने महसूस किया। और हमारी और मुख्यमंत्री जी की, आप सही कह रहे हैं कि हमारी और मुख्यमंत्री जी की चर्चा हमेशा होती रही। पिछले लगभग हमारे रिटायरमेंट के 4 महीने पहले से बहुत ही व्यापक रूप से हम दोनों के बीच 1-to-1 डिस्कशन होता था, और हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, और वो कन्विंस भी थे। मैं एक चीज़ बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही डिसाइसिव काइंड ऑफ ए चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी क्लैरिटी है, उनके विजन की क्लैरिटी है, डिसाइसिवनेस है, ईमानदारी है, और किसी भी चीज़ को करने की इच्छा है, राजनीतिक इच्छा है, और एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। तो जब मैंने उनसे इस अब आप इतनी तारीफ करते हैं, फिर कोई कहता है कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले, तो आप कहते हैं पार्टी क्यों? नहीं, वो दूसरी बात है। एक प्रशासक को नहीं, ये बात सही है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारे IAS IPS मित्र यूपी काडर में ज़िलों में तैनात हैं, खासतौर पे IPS, वो ये कहते हैं कि जितनी हमें काम करने को लेके छूट इस सरकार में है, उतनी पहले की सरकारों में नहीं थी। अलग अलग किस्म के दबाव अभी भी हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप एक अपराइट ऑफिसर हैं तो बहुत संभावना है कि आपको खुल के लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की छूट मिलेगी। और वही छूट मैंने दिया, वही छूट मैंने अपने ऑफिसर्स को दिया कि अगर सरकार से कोई आपको प्रेशर नहीं है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, तो आप खुलकर काम कीजिए, और जो भी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से हो रहा है। कई ऐसे दृष्टांत हैं। मुझे याद है एक जनपद में, मैं जनपद का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे रूलिंग पार्टी के विधायक ने थाने में आकर धरना देना शुरू किया, और मैंने कहा कि नहीं। मेरठ की बात कर रहे हैं क्या? ये मथुरा की बात है। अच्छा, मथुरा की बात है। और मैंने रात में उनको, SSP को कहा कि नहीं, आप उनको हटाइए वहाँ से, उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। कौन था तब वहाँ पे SSP? प्रभाकर, सत्यार्थ या बबलू? हमें लगता है कि सत्यार्थी था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन तीनों में कोई एक होगा जी, या हो सकता है कि कोई इन तीनों में ही कोई एक था। और मैंने कहा कि नहीं, आप कुछ बता, और मैंने मुख्यमंत्री जी को सूचित किया और बताया इस बार। और मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को सही से कहा कि नहीं, ठीक है, कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है। तो इस तरह की बातें हमने कई बार देखी। मुख्यमंत्री जी ने अपने शुरुआती दौर में ही मुझसे कहा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी प्रश्न होता था, कोई भी चीज़ होती थी, वो मुझसे पूछते थे कि व्हाट हैपन, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और चेन ऑफ कमांड जो था वो DGP के थ्रू था। चेन ऑफ कमांड का एक सबसे बड़ा कारण था कि कोई, इसको ज़रा अंडरलाइन किया जाए यूपी के संदर्भ में, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता था। नहीं होता था, बात सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता था। और इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है कि ऐसा नहीं होता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो डेवलप हुआ 2017 के बाद से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, बिकॉज मेरी भी 37 साल की नौकरी हो गई, मैंने भी देखा है। कल्याण सिंह साहब का भी रिजीम मैंने देखा है, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे,
और उन्हीं के समय में मैं लखीमपुर खीरी और खासतौर पे उनका जो पहला टेन्योर था उसको बहुत याद किया जाता है। 1991 का यस, आप सही कह रहे हैं। और उन्होंने मुझे तीसरी बार एसएसपी लखनऊ भी बनाया 1998 में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के यहाँ अच्छे पॉलिटिशियंस की कमी है, सब अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के समय में एक दूसरा कल्चर डेवलप हुआ। वो कल्चर जो है बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर जो ऐसा था जिसमें लोगों को काम करने की स्वतंत्रता थी, खासकर पुलिस में। और यही कारण था कि हम एक डीजीपी के नाते हम प्रिवेल कर पाए और हम एक उस तरह का बात कह पाए। आईएएस लॉबी को के प्रेशर्स को किनारे करके कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर पाए। आप बोल नहीं रहे खुल के सर? नहीं, ये सही है कि आईएएस लॉबी नहीं चाहती थी, आईएएस लॉबी नहीं चाहती थी कि पुलिस कमिश्नरेट हो, और उसके बाद तो 2 के बाद 7 हो गए और स्थिति और आगे बढ़ी। और यंग आईपीएस जो जिले संभाल चुके हैं वो कमिश्नरेट के नाम से किनारा करते हैं सर, ये भी मैं कह दूं आपसे। हाँ, लेकिन उनको लगता है अरे अब जिले संभालने के बाद सीओ वाला काम और एसपी सिटी वाला काम, लेकिन वो धीरे धीरे कल्चर डेवलप कर जाएगा। कल्चर धीरे धीरे डेवलप, सर्विस करनी है तो करना है। लेकिन आप नहीं समझते कि ये इससे क्राइम मैनेजमेंट में कितनी लॉन्ग रन में कितना फर्क पड़ा है। थोड़ा इंफ्रा भी बेटर हो जाए, खासतौर पे उनके आवास। आप सोचिए कि जब एक डिस्ट्रिक्ट में, नोएडा जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब हम पुलिस कमिश्नरेट कर रहे थे तो 15 जिलों का फोर्स हमें एक डिस्ट्रिक्ट में लगाना पड़ रहा था। इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि और भी जिलों को कर सकते हैं। हमने कहा कि सर हमारे पास मैन पावर की कमी है, हम इतना नहीं कर सकते हैं। टू बिगिन विथ ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स ही काफ़ी हैं, और लखनऊ और नोएडा में हम लोगों ने किया। तो मैं इस बात को मानता हूं कि उससे एक वर्ग नाराज हुआ है, लेकिन अंततोगत्वा लॉन्ग रन के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी था। सबसे तो कौन कभी खुश हो पाया है, किसी ना किसी की तो नाराज़गी और शिकायत रहेगी ही, पर ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। किताब वाला का ये एपिसोड यहीं तक। आप सुन रहे थे क्राइम, ग्राइम एंड गमशन पर, जो कि पेंगुइन से छपी है, जिसे लिखा है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ओपी सिंह ने। ये चर्चा बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रसंग कई हैं, किसी का नामकरण होता है एनडीआरएफ सिंह, कहीं पर खबर आती है कांस्टेबल ने किस तरीके से मदद की, कांस्टेबल की शिकायत से, बहुत सारे प्रसंग हैं अल्मोड़ा से लेके और फाइनली डीजीपी का आखिरी दिन, और आखिरी दिन का वो आखिरी सन्नाटा, सब मिलके चले गए और आप अकेले बैठे चाय पी रहे हैं और रिविजिट कर रहे हैं। इस तरह के कई ब्यौरे हैं जो किताब में हैं। हमें लगा कि कुछ एक प्रसंगों पर विस्तार से बात हो। ओपी सिंह जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। देखते रहिए किताब वाला।